हेलो, 10 मिनट नहीं हुआ? मैं जल्दी आ गया? ओके, नॉर्मली मैं लेट से आता हूँ। क्या मीम मतलब? मैं गाना वाना नहीं गाता बेटा, किसने बोला आपको? हाँ, मैं जोक वोक सुनाता हूँ। भाई थोड़ा सा आप लोग कंफर्टेबल होइए एक बार मेरे साथ क्लास में। हो गए आप? ओके, आने दीजिए बच्चों को प्लीज। अच्छा, अरे बाप रे। गुड। सारे बच्चे लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। हेलो एवरीबॉडी, पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चे आ जाने दो, 2-3 बच्चे जो और बाहर हैं। वरुण अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, जो अपने लास्ट वाला सम बनाए थे ना, ये वाला तो उस बच्चे का एक क्वेश्चन है कि सर ये जो डिस्काउंट रिसीवेबल है, जो क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करने से मिलेगा, ये आप गोइंग कंसर्न में इसको इनकम में क्यों नहीं लिखे, नॉन गोइंग कंसर्न में क्यों लिखे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस हम लोगों को ये बोलता है, ऑल्दो आजकल प्रूडेंस बहुत कम जगह पे यूज होने लगा है, बट यहां अभी भी यूज होता है। तो प्रूडेंस हमको बोलता है कि एक एंटिसिपेटेड गेन, बोलो क्या बोलता है? एक एंटिसिपेटेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करते, बट एंटिसिपेटेड लॉस को कंसीडर या अकाउंटिंग करना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इसलिए लिखा जाता है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इसलिए लिखा नहीं जाता। एक में आप गेन एंटिसिपेट कर रहे हो, एक में आप लॉस एंटिसिपेट कर रहे हो। वरुण, इट्स ओके? गुड। अच्छा, बाकी भी ना, जैसे जूम क्लास के जितने भी बच्चे हैं और आप लोग भी, हाँ, जैसे आप लोग क्लास के बीच में, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, उनको डर लगता है, शर्म आती है, उनको लगता है सर डांट दिए तो क्या होगा। एक तो हम डांटेंगे नहीं कभी भी, घटिया क्वेश्चन भी पूछोगे ना तो भी हम नहीं डांटेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप क्लास में नहीं पूछ पाते, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन डाल दीजिएगा। लेकिन सुनिए प्लीज, व्हाट्सएप पे आप जब भी क्वेश्चन डालिएगा, मेरा नंबर देख लीजिएगा, वहां पे उस पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। मतलब ग्रुप में डालेंगे ना तो मैं ये फील करूंगा कि ग्रुप का ही कोई बंदा आपको आंसर देगा। हेलो, और डायरेक्टली मेरे को भेजेंगे तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको आंसर देंगे। इट मे टेक सम टाइम अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे बच्चे का पेपर्स चल रहा है। अदरवाइज नॉर्मली हम विद इन 2 to 3 days आंसर कर देते हैं। अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि मैं वहां पे थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं। मेरा नंबर लिख लीजिए 9831089161। अच्छा, फोन मत कीजिएगा प्लीज मेरे को, मैं फोन नहीं उठाता प्लीज, क्योंकि इतनी क्लास लेने के बाद ना ताकत नहीं रहती कि फोन पे भी बात करें। 9831089161। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस बच्चे का एक क्वेश्चन है, इसको आंसर करके फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। बोलो। ग्रुप में क्यों नहीं रहना चाहते आप? नहीं, जरूर ऐड करेंगे। आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं टीम को भेज दूंगा, वो तुरंत इसी में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? हम टीम को भेज देंगे, वो लोग आपको ऐड करेगा। आप ग्रुप में रहना आप लोगों का जरूरी है। बहुत सारा अपडेट हम ग्रुप में देते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रुप में एडेड नहीं है, मेक इट श्योर कि आप लोग ग्रुप में एडेड रहें। चलो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 12 लिखो।
रेडी? कॉपी में लिखो, क्या लिखा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो और नोट्स बनते हैं ना, 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये जो आपका फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, लिखो, देयर आर, अभी ए नहीं करोगे, इसको सीधा लिखोगे। देयर आर 4 सच क्वालिटीज। मीनिंग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट्स बनता है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, मैं एक यूनिवर्सल क्वालिटी बता दूं, वो रहने से ये सब अपने आप आ जाएगा, बट लिखना पड़ेगा ये चारों। ठीक है, पहले मैं एक बार चारों लिखा देता हूं, फिर वो वाला बताऊंगा। ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या लिखा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। बी, रिलायबिलिटी। सी, रेलेवेंस। डी, कंपेरेबिलिटी। इनके ऊपर एक एक दो दो लाइन बोलिए, इसके ऊपर मेरे को बहुत कुछ बोलना है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब, हाँ, ऐसा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ कि भाई लोग उसको समझ पाएं। अब मान लो कोई अनपढ़ है, वो भी समझ जाएगा। समझ लो क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, अंडरस्टैंडेबिलिटी फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट प्लीज सामने वाले आदमी को, साले को, कॉमर्स का थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, बिजनेस का तो आइडिया होना चाहिए। वो बोला मेरे को मालूम नहीं असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। हम तो साइंटिस्ट हैं, तो हमने तो यही समझा कि रॉकेट को किस लेवल पे प्रोपेल करेंगे, साला अर्थ को क्रॉस कर जाएगा। नहीं समझे? बोला हमारा जिंदगी गुजरा एस्केप वेलोसिटी में, तो हमको लाइबिलिटी कैसे समझ में आएगा? तो मत पढ़ो, एक्सपर्ट को बोलो, किसी को हायर करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो, वो तुम्हारे लिए बैलेंस शीट स्टडी कर देगा। बेसिक नॉलेज बिजनेस का मिनिमम होना जरूरी है, तब फिनेंशियल स्टेटमेंट आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना? उतना भी तुम ना बेटा कॉमर्स का ग्रेजुएट है या कॉमर्स पढ़ा हुआ है, तुमको ना सब कुछ पटपट समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, पर एनीबडी एंड एवरीबडी तो ये सब चीज नहीं समझ पाएगा ना जी। वो जिसने पूरी लाइफ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, वो कैसे समझेगा ये सबको? यस और नो? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी डजंट मीन कि एनीबडी एंड एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। People who want to understand the financial statement of RIL must know something about RIL. At least they should know कि भाई साहब पेट्रोल की रिफाइनरी का काम है इनका बहुत बड़ा। रिफाइनरी इनकम आती है इनकी 2 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख करोड़ रुपए का जियो का सिम बेच देते हैं ये लोग, मतलब नेटवर्क, जो क्या तुम लोग 4G 5G। तो अनुपम, एक बार जरा नीचे आओ ना, बच्ची से बात कर लो,
दरवाजा बंद कर दीजिए बेटा, somebody is coming to help you out. दरवाजा बंद कर दीजिए ना. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आपको तो बेसिक आइडिया रिलायंस के बिजनेस के बारे में होगा, तब ना समझ में आएगा. अब आप खोज रहे वहां पे सेल ऑफ गुड्स कहां पे है, वहां आपको दिख रहा है नेटवर्क का क्या नाम उसका कनेक्शन है, डेटा का पैसा है इनकम में. ये कहां से आए तो हम जानते ही नहीं. अरे तुम नहीं जानते हो तो तेरी प्रॉब्लम है ना यार. हमने तो फिनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल बनाया है, तुमको बेसिक नॉलेज अबाउट द बिजनेस तो होना चाहिए. 3-4 तो पीएल में देख लिए, सेल 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 सेल. एक तो पीएल में ट्यूशन फीस, मेरे वाले में बोले ये कैसे हो गया. अरे तो ट्यूशन पढ़ाना उसका इनकम है, तो उतना तो तुमको आइडिया होना पड़ेगा ना कि सुदर्शन अग्रवाल को पहले जान लो. डन. तो ये वो 1 लाइन था जो मैंने बोला, थोड़ी देर के बाद हम लिखाएंगे. रेलेवेंस क्या चीज, मतलब रेलेवेंट मतलब गुड. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन का पुलिना समझते हो, एक तो बड़का बक्सा मत बना देना फिनेंशियल स्टेटमेंट को. पूरा सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, मेरा बात को बोलने दीजिए. आप एकदम राइट हैं, आप राइट हैं, आप भी राइट हैं. ओके, वर्ड्स मेरे को प्लेस करने दीजिए, बीच में प्लीज अभी मत बोलिएगा. बाकी आप लोग तीनों जिस तरह से बोल रहे हैं, स्टार्ट जैसा किए हैं, यू आर गुड. ओके, आप ही लोग का बात बोलेंगे, खाली मेरा वर्ड्स को सुनिए. Financial statements should contain all the relevant informations. Irrelevant updates are not necessary, please. Because if you provide too many 70 पेज और 5 पेज, 75 था टोटल मिला के, अब उसको आप बना दिए 150. एक तो 75 पेज पढ़ के ही परेशान है, नहीं समझे, उसको 150 बना दिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दे के. मेरे काम का नहीं है सर. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मत दीजिए और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक भी मत छोड़िएगा. नहीं समझे. अगर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो मेरे डिसीजन मेकिंग में अगर रेलेवेंट रोल प्ले करता है तो उसका बताना जरूरी है. और कोई बकवास अपडेट है तो मत बताइए. हर 1.5 मिनट में नोटिफिकेशन टॉ टॉ टॉ, अरे बेकार है. बड़ा बड़ा बात सब बताइए, इररिलेवेंट बात बताने का जरूरत. यू हैव ए मैसेज फ्रॉम, अरे का दरकार है, तुम्हारा लाइफ में दरकार है, तुमको वो रील देखना है, हेलो तुमको वो क्या नाम उस टाइम पे देखना है वो वाला मैसेज. बट फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कोई मतलब. वी डोंट वांट टू नो अनंत अंबानी की शादी में कितना खर्चा हो रहा है. वी वांट टू नो रिलायंस ने कितना जियो बेचा. हेलो, वी वांट टू नो की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है. वी वांट टू नो करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है, बिल्डिंग में कितना अपडेट हुआ है. वी डोंट वांट टू नो कौन नाचा आके. फिनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, बाकी तो ऐसे तो बहुत इंटरेस्ट है मेरे को. व्हाट आई एम सेइंग इज, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट गिव मी इररेलेवेंट अपडेट्स. इजी बात है. आप लोग ऑलमोस्ट वही बात बोल रहे थे सारे के सारे लोग. थैंक यू. क्या बोलना चाहता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होना चाहिए. बोले ना आप लोग. उस बच्चे ने एक वर्ड बोला, हमारे वर्ड्स खाली सेम चीज है, बस अलग वर्ड बोल रहा हूं मैं. ये सब लिखेंगे 2 मिनट के बाद. खाली ये बताइएगा SON की SION. क्यों हमको लग रहा है SON होगा. हमको ऐसा फील हो रहा अंदर से कि एक आई ज्यादा हो जा रहा है वहां पे. मारो मारो, गूगल अंकल है तो मारो ना गूगल अंकल को. SON है ना भाई. लिखते वक्त हमको लगा एक ठो आई ज्यादा हो जा रहा है. उस बच्ची ने बोला कि सर आपका लास्ट ईयर का डेटा से करेंट ईयर का डेटा
कंपेरेबल होना चाहिए। सुनिए ना, कल एक वर्ड बोले थे हम, कल एक वर्ड था, एक पैरा भी था वो। आज यहां हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, खाली उस वर्ड का यहां पे रेलेवेंस बता दीजिए खुद सोच के। 100 रुपीज हम देंगे, हाथ उठा के बोलिएगा, हाथ उठाइएगा, फिर मैं पूछूंगा आपको, आप बोलिए, तब हम, अरे रुक रे पापा, टाइम दे बच्चों को। कॉपी मत पलटिएगा प्लीज, कॉपी मत पलटिएगा। कल हम कुछ पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है, उसकी कहानी, उसका तार यहां से जुड़ता है, वो कनेक्ट करता है वो बात यहां से, माने यहां से। अरे ये दोनों तो इसी के बच्चे हैं। कल हमने क्या बोला था, हाथ उठाइए। गुड, 4 people, 1 2 3 4, गुड गुड। तेरा क्या नाम बेटा, बोल। गुड, क्या बोला था? 100 रुपीज दूंगा तेरे को। अब 2-3 लाइन खाली मेरे को प्यार से बोल, ये नहीं भी बोलेगा तेरा 100 रुपीज है। पिछला साल आपने जो अकाउंटिंग के रूल्स, बच्चे ने बोला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स कंपेरेबिलिटी। यार अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कंपेरेबल कैसे होंगे? सोच के देखिए, अगर आप इनकंसिस्टेंट है, कंपेरेबल होंगे? बोले लास्ट ईयर का डेटा, इस साल का डेटा कंपेरेबल होना चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको बताओ, चाहिए ना? तो लास्ट ईयर आपने जिस प्रिंसिपल्स पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया था, सेंटेंस लंबा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा हम रिपीट कर देंगे, तोड़ तोड़ के बना देंगे, बट हमको बोलते वक्त मत रोकिएगा। ओके, सो लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाया था, तो जिन प्रिंसिपल्स को यू हैड अडॉप्टेड एंड फॉलोड, करंट ईयर में भी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स। तभी तो यार कंपेरेबिलिटी आएगी। बोलो हाँ या ना? आप कंसिस्टेंट रहिए, तभी तो हम आपको कंपेयर कर पाएंगे। So consistency brings comparability so far as your last year's data can be compared with current year's data. इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब आपके लास्ट ईयर के डेटा को हम करेंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, वी कॉल इट इंट्रा फर्म कंपैरिजन। हम उसी फर्म के अंदर हैं, लास्ट ईयर करेंट ईयर चेक कर रहे हैं। 2 फॉरगेट कंसिस्टेंसी। हाँ, ये हो गया बात। क्या आप ऐसा कुछ भी जानते हो अपने लाइफ में इसको लेके कि देयर इज एन अश्योरेंस, देयर इज समथिंग दैट इज देयर इज समथिंग दैट, वो समथिंग को हिंट दे देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो हम हिंट दे, अरे रुकिए, बोला ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछने दिया कीजिए हमेशा। देयर इज समथिंग दैट इज देयर इन आवर सिस्टम, कि जिससे इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। मतलब लोग ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता रहता है। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, इंडियन कॉर्पोरेट्स को आप लोग नहीं जानते, जानते होंगे, ये जो बात हम सोच रहे हैं वो नहीं जानते। इंडियन कॉर्पोरेट्स को ये बोला जाता है कि आप 2 पीएल बना के दीजिए, एक नहीं, 2 बैलेंस शीट बना के दीजिए, एक नहीं, 2 कैश फ्लो बना के दीजिए, एक नहीं। उस दिन हम आपको फोटो दिखाए थे यहां पे, क्या आपने देखा था? वहां 2 बैलेंस शीट था, 2 पीएल था, 2 कैश फ्लो था, सब ध्यान नहीं दिए थे। अभी ध्यान दो। देखिए तो कितनी बैलेंस शीट है। सर आप ऐसे दिखाए ही नहीं थे ढंग से, बोलो, मेरे ऊपर डाल दो सारा दोष। इजी है ना सबसे डालना। दिखा 2 बैलेंस शीट, इससे क्या पॉसिबल होता है? कंपैरिजन पॉसिबल होता है। सोचिए, जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, जो एस बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो कंपनी लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, वो लोग इस बात को ध्यान रखते हैं
कि भाई कंपेरेबिलिटी भी इंश्योर किया जाए, तो कंपनी को बोल दिया जाए कि करेंट ईयर का बैलेंस शीट मत दिखा, प्रीवियस ईयर का भी बगल में छाप दे। प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर बनाया हुआ था, अरे प्रीवियस ईयर का तो तुम प्रीवियस ईयर बनाए थे ना, तो छाप दे यहां पे बगल में, स्पेस तो है। स्पेस नहीं तो स्पेस बना ले, बड़का पेपर खरीद ले। बोलो ओके। 2 तो पी एंड बनाओ ताकि कंपेरेबिलिटी इंश्योर हो, 2 तो कैश फ्लो बनाओ, 2 तो कैश फ्लो बनाओ, सो दैट कंपेरेबिलिटी इज इंश्योर्ड। बाकी कंसिस्टेंट तो रहना ही रहना है, नहीं तो ऐसी कंपेरेबिलिटी की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये क्या होता है जी? दूसरे फर्म से अपने फर्म का फिनेंशियल डेटा, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट कंपेयर किया जा सके। ये कैसे पॉसिबल होगा? रुको, बढ़िया बात बोला बच्चा। नहीं, आप रॉन्ग साइड में है। सेम काम करने वाला फर्म का ही कंपैरिजन करेंगे, डोंट वरी, बट इसका वर्ड अच्छा लगा मेरे को। अभी हम सुनेंगे क्या बोल रहा है ये। गुड, ये कोशिश कीजिए बोलने का क्लास में, वेरी गुड। ये वो बात है, बट अभी मेरे को बड़ा बात सुनना है, दैट स्मॉल बात। क्या बोल रहा तुम? गुड, सुनिए क्या बोला बच्चा। बोला सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ा रहे हैं, ये तो कंपनियां लोग सब कुछ जानती हैं, वो लोग तो अपना बुक्स एएस पे बनाती हैं। कल बात हो ना, ऑल अदर कंपनीज, अदर कंपनी समझ गया ना कौन लोग, वो पढ़ाई हो गया प्लीज। ऑल अदर कंपनीज फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो सारे लोग एएस फॉलो करते हैं और एएस के हिसाब से अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। जब सारा लोग एएस के हिसाब से बनाएगा तभी ना कंपेरेबिलिटी होगा। एक बनाएगा यूएस गैप से, एक बनाएगा अपना एएस से, कंपेरेबिलिटी होगा? नहीं होगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी। एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स एवरीथिंग। मैं जो एक लाइन आपको बोलने वाला था ना, वो यही लाइन था कि प्लीज अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट एस के हिसाब से बना दो, ये सब चीज इंश्योर हो जाएगा। ये सब उसमें है। एस ही तो बोलता है कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहेंगे तो कंपेरेबिलिटी आ जाएगा। सब चीज एस में है। ये इतना सारा नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। जितना नोट्स बनाएंगे उतना डिटेल्स रहेगा, जल्दी जितना डिटेल रहेगा उतना अच्छा से आप फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी कम्स फ्रॉम नोट्स ऑन अकाउंट्स। जाओ मेरा नोट्स ऑन अकाउंट्स का पैराग्राफ खोलो, वहां देखो मैंने अंडरस्टैंड वर्ड लिखा होगा, अप्रिसिएट या अंडरस्टैंड ऐसा कोई वर्ड लिखा होगा। डिटेल्स टाइप का कोई वर्ड, डिटेल्स लिखा है ना, तो डिटेल्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी छुपा हुआ है। बोलो हाँ या ना। आपको कोई चीज नहीं समझ में आता, आप कैसे बोलते? डिटेल में समझाइए। किस लिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ना। यस बोलो। अब बच गया रिलायबिलिटी। इसका तीनों का एक एक लाइन हम लिखा देंगे। जो बोले ना दैट आई विल गिव यू अ नोट। ये कैसे आएगा बोलिए? रिलायबिलिटी कैसे आएगा? प्लीज मत बोलना एस फॉलो करके, वो तो है ही। हाउ रिलायबिलिटी कम्स? अच्छा, ऑडिटर से रिलायबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, सत्यम बोल के कंपनी हुआ करती थी, प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर्स उसके ऑडिटर हुआ करते थे। उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट को पढ़ के मैंने इन्वेस्ट किया था। और रामलिंगम राजू जितना बड़ा चोर था, मुझे पीडब्ल्यूसी उससे ज्यादा बड़ा चोर नजर आ रहा था उस केस में, क्योंकि मेरा रुपया रामलिंगम राजू की वजह से नहीं डूबा, क्योंकि मैं उसको फेस वैल्यू पे कभी लेता ही नहीं था। मैं तो अपने जात भाई लोगों को फेस वैल्यू पे लेता हूं, जो चार्टर्ड अकाउंट, जात भाई मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीडब्ल्यूसी वालों को कुछ ऑडिट नहीं किया उन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ना बैलेंस शीट में, फिक्स्ड डिपॉजिट,
तो उसका तो एक टीडीआर आता है, फिक्स डिपॉजिट का तो रिसीट आता है, मतलब एक तो डॉक्यूमेंट है बैंक से आता है ना, सर्टिफिकेट होता है ना फिक्स डिपॉजिट का, सर्टिफिकेट तक चेक नहीं किया वो लोग, फिक्स डिपॉजिट था ही नहीं, खाली दिखाया हुआ था बैलेंस शीट में। 1700 करोड़ रुपया का एफडी दिखाया था, एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं मेरे को, 1 रुपया का एफडी नहीं था। डेटर्स था बैलेंस शीट में, डेटर्स, सेल ही नहीं हुआ था। हेलो, डेटर्स वेयर देयर इन द बैलेंस शीट, डेटर बैलेंस शीट में रहना भी चाहिए, सेल तो होगा। सेल फॉर्ज्ड, एफडी फॉर्ज्ड, अपने घर से एफडी का सर्टिफिकेट निकाल लिया, प्रिंट आउट करके, समझ रहे हो, मतलब बैंक से चेक तो कर लो रे बाबा एक बार, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन बोल के कुछ होता ना ऑडिट में, जाके बैंक में पूछ तो लो भाई तेरे यहां है ना इतना एफडी, कोई भी पेपर तुमको हम दिखा देंगे, तुम मान लोगे, अभी मैंने दिखा ये मेरा बैलेंस शीट है, मान लोगे तुम, सिग्नेचर तो देखोगे कम से कम, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सो ऑडिटर का तो नाम ही मत लीजिए, बट एनीवे हमको नाराजगी नहीं है, बट आई एम सेइंग इज कि इंस्टीट्यूट ने 5 बड़ा बड़ा सॉलिड बात लिखा है, ब्यूटीफुल बात, आप अपना नोट्स का शुरुआत वहां से करो कि रिलायबिलिटी कहां से आता है। ओके, हाँ वही ट्रू एंड फेयर व्यू का सजाने का काम करेंगे अभी हम। हाँ लिखो, कितना नंबर पैरा है तेरा, ये 12 है ना, अब लिखो 13। इसमें लिखो रिलायबिलिटी, नीचे लिखना चालू करो, एबीसीडी अभी मत लिखना, ठीक है, लिखो रिलायबिलिटी कम्स, वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन है, थोड़ा थियोरिटिकल लगेगा आपको बट बहुत सुंदर है। क्या लिखा बोल, रिलायबिलिटी कम्स व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट, ऑडिट में भी काम आएगा, लॉ में भी काम आएगा ये पैराग्राफ, व्हेन द financial statements present, reliability comes when the financial statements present true and fair view. क्या लिखा, true and fair view। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का जो सरकमफरेंस है ना, प्लीज सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, 10-15 मिनट्स खाली बोलेंगे हम इस टॉपिक पे, बाकी घंटा भर तुमको ऑडिट और लॉ के सर बोलेंगे इसके ऊपर। ओके, उनका अलग से वो स्टैंडर्ड होगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इस चीज के ऊपर, तो वो लोग अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को, मेरे को थोड़ा देर खाली बोलना है। नाउ लिसन, एक लाइन आंसर क्या है मालूम, आप एएस फॉलो कर लो, सब कुछ ट्रू एंड फेयर होगा, आपको दिमाग ही नहीं लगाने का, बट उतना बोलने से नहीं होगा, थोड़ा अंदर घुस करके कुछ बताना पड़ेगा, तो वो बात सब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैंने क्या बोला, रिलायबिलिटी कम्स व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं बोलूंगा, आप लोग मत बोलिएगा क्या होता है, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं और हम आंसर कर रहे हैं। सर क्या होता है सर ट्रू एंड फेयर व्यू, बहुत सिंपल आंसर, जो जितना है उसको उतना दिखाओ, जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ। क्या बोला फिर से, जो जितना है उसको उतना दिखाओ, अमाउंट को लेकर के भाई साहब ट्रू एंड फेयर रहिए, और जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ। कोई नॉन करेंट असेट है तो नॉन करेंट में दिखाओ, करेंट है तो करेंट में दिखाओ,
कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बोलो, उसको कैपिटल मत बोलो, इक्विटी मत बोलो। कोई डेटर है तो उसको बिल्स रिसीवेबल मत बोलो। बोलो क्या फर्क पड़ता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल सेम ही तो है। कोई डेटर है तो कैश मत बोलो, कैश है तो बैंक मत बोलो। खाली बैलेंस शीट टैली करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट लायबिलिटी इक्विटी शुड ऑल्सो बी परफेक्ट। बोलिए हाँ या ना। तो जो जितना है उसको उतना दिखाओ, जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ। सत्यम वालों ने जो जितना है उसको उतना नहीं दिखाया, जो नहीं था उसको भी दिखाया। आप सोचिए, सालों ने टैक्स दिया है ऐसा इनकम पे जो उनको हुआ ही नहीं है। हेलो, समझिए क्या बोल रहा हूं। दे रिकॉर्डेड सेल्स विच वेयर बोगस। अब सेल लिख दिए आप 4,000 करोड़ रुपया का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेल लिख दिए तो डेटर लिख दिए। हेलो एवरीबॉडी, सत्यम फियास्को आपको मालूम है? देयर वाज समथिंग कॉल्ड सत्यम का फ्रॉड बोलो, स्कैम बोलो। सुना आप लोगों ने नाम? एनीबॉडी जिसने नहीं सुना हाथ उठाओ। ओके टू ओके। तो सुनो, मैं कुछ बताता हूं, बाकी हो सकता है बहुत सारे टीचर बहुत कुछ बोलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरा सिलेबस बड़ा है, बट मैंने चोट खाई है, बाकी टीचरों ने नहीं खाई होगी, तो मेरा दर्द बाहर आएगा यहां पे। ओके, और कुछ नहीं। सो प्रॉब्लम क्या था कि सेल रिकॉर्ड किया, क्यों किया वो भी बताएंगे। सेल रिकॉर्ड किया, सेल नहीं था। बच्चा ऊपर देख, छोड़ दे उसको, मेरी तरफ देखा। सेल रिकॉर्ड किया, सेल नहीं था। डेटर्स टू सेल्स लिखना होगा। कितना दिन तक डेटर पड़ा रहेगा? कलेक्शन दिखाना होगा। जब डेटर ही नहीं है तो कलेक्शन कहां से आएगा? कलेक्शन फॉल्स है। अब कलेक्शन है, पैसा कहां है, कहां यूज कर रहे हो? फिक्स डिपॉजिट दिखा दिया कि पैसा एफडी में डाल दिए हैं। एफडी है नहीं, सच्ची का एफडी है नहीं। एफडी का रिसीट ऑफिस का कंप्यूटर से निकाल लिया, अपना ऑफिस का कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कुछ भी निकल जाता है। मेरा चेहरा शाहरुख खान जैसा हो जाएगा। अरे कुछ भी हो जाएगा। मैं देखा उस दिन मेरा बच्चा ऐसे कुछ लगाया, ऐसे मेरा फोटो लाया, बंदर लगा दिया उसके अंदर। वो बंदर जैसे क्या चीज है ना तुम लोग के आजकल, स्नैप, हाँ वही स्नैपचैट। हम बोले क्या बना दिया? बोले देखिए पापा ऐसा हो जाता है। तो हम तो खैर दिमाग ही नहीं लगाते इन सब चीजों में, बट ही डिड। तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। पॉसिबल है कि नहीं? ऑडिटर ने कुछ चेक ही नहीं किया, ट्रू एंड फेयर सर्टिफिकेट देते चले गए वो लोग। हम लोग भी खुश हैं, मां दुनिया भर का सेल हो रहा है, कंपनी का शेयर का दाम बढ़ रहा है। हेलो, सेल होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर का दाम। अच्छा सोचिए, उस प्रॉफिट पे टैक्स दिया भाई बंदे ने। उस प्रॉफिट पे टैक्स दिया है, टैक्सेबल इनकम में घुसा है वो। कंपनी का पैसा है ना, सत्यम के बाप का तो पैसा नहीं है, माने रामलिंगम राजू का तो पैसा नहीं है, हम लोग का पैसा है ना उसमें। एंड वाई ही डिड दैट? द आंसर वॉज, सुनना भी, ये बड़ा बात है ये। द आंसर वॉज इन्फोसिस, टीसीएस, सत्यम एंड विप्रो। ये 4 डार्लिंग हम लोगों के, डार्लिंग स्टॉक बोलते हैं हम लोग इनको। इसका बिजनेस जबरदस्त बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है। इसको प्रेशर है। हेलो, इसको प्रेशर है। ये भी बाहर से इक्विटी उठाया, ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये भी उठाया। सबको परफॉर्म करना पड़ता है, नहीं तो इन्वेस्टर लोग बवाल कर देंगे। इसका परफॉर्मेंस वैसा हो नहीं रहा है। नया इक्विटी और रेस करना है, पैरिटी पे रहना है। तो पैरिटी पे रहना है, किसी बच्चे को जब पैरिटी पे रहना पड़ता है तो मार्कशीट को फोर्ज कर देता है। स्टूडेंट स्कूल मार्कशीट फोर्ज होता ना, मान लो आया 10 मतलब 90। सो सत्यम ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। प्रेशर इतना था ना इनका
कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग का रियल में सेल आ रहा है, मेरा सेल नहीं आ रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। मतलब कम से कम भी 7-8 साल उसने ऐसा किया, 1 साल में नहीं पकड़ा गया, वो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद पकड़ा गया। एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ ईयर्स मेरे को नहीं मालूम, बट वो किया इसलिए। एंड इतने साल तक उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट पीडब्ल्यूसी साइन करता था, और पीडब्ल्यूसी को टॉप 4 बिग 4 आप लोग बोलते हो, और हम लोग पीडब्ल्यूसी देख के इन्वेस्ट किए थे, सत्यम देख के नहीं। ऐसा हो सकता है, किसने सोचा था? 400 रुपए का शेयर 8 रुपए में बिका। 400 रुपए का शेयर 8 रुपए में बिका। मेरा तकदीर अच्छा था कि हम 8 रुपए में और खरीद लिए। फिर वो 8 रुपए का शेयर 100 रुपए में बिका। जब महिंद्रा उसको टेक ओवर कर लिया, बाद में महिंद्रा बन गया ना, वो टेक महिंद्रा कंपनी बन गई, टेक महिंद्रा वालों ने टेक ओवर कर लिया। उस न्यूज से वो 8 का 100 बन गया। तो मेरा 400 वाला माल 100 में बिका, उसमें लॉस हुआ, पर 8 वाला माल 100 में बिका, उसमें प्रॉफिट हो गया। हम अपना बाहर आ गए, भैया गंगा नहा ली अपने, बाहर आकर के भाई ठीक है, जय राम जी की। सो एनीवे, लिखो कॉपी में क्या लिखा तुम लोगों ने? रिलायबिलिटी कम्स व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, फुल स्टॉप। ट्रू एंड फेयर view comes when the following आइटम्स बोलने का मन नहीं है, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन केयर ऑफ। अगर नीचे की बातों को ध्यान रखोगे ना तो ट्रू एंड फेयर आ जाएगा। ट्रू एंड फेयर आ जाएगा ना तो रिलायबिलिटी आ जाएगी। हेलो, 4 बातें लिखो। ए, अब ए लिखो। ए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जैक्टली इसी वर्ड के लिए मैंने बोला, जो जितना है उतना बताओ और जो जैसा है वैसा बताओ। दैट मीन्स यू आर फेथफुली रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजैक्शन। सी बेटा, ट्रांजैक्शन तेरे यहां पे हो रहा है, माने सत्यम के यहां हो रहा है, टाटा स्टील में हो रहा है, रिलायंस में हो रहा है। अब ये बैलेंस शीट जो मैं उठा के दिखाता हूं आपको, ये रिलायंस की बैलेंस शीट है। ट्रांजैक्शन तो रिलायंस के यहां हो रहा है, तो हमको थोड़ी पता है यार वो ट्रांजैक्शन क्या चीज का है। वो साला सेल बोलेगा मैं सेल समझूंगा, वो कैपिटल बोलेगा मैं कैपिटल समझूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल भी होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी होता है। जल्दी बोल हाँ। अब वो इनकम है कि कैपिटल है, ये तो वो बोलेगा तब ना हम समझेंगे। तो बोलना तो उसको है ना जी, तो उसको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करना होगा, तब ना ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। अभी तुमको पापा सब्जी लेने भेजते हैं, 500 रुपया देके थैला लेके, अब तुम ना खरीद रहे हो वहां पे, तुम ना बोलोगे परवल 70 रुपया था, 200 रुपया नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब तुम आके बाप को बोले 200 रुपया था, खरीदे तुम 70 रुपया में, 130 रुपया का तुम जुगाड़ बिठा लिए कॉफी का या कोई भी और चीज का। हम क्यों बोलें ना? what I'm saying is, तुमको बोलना पड़ेगा, because you are responsible to prepare the financial statements. So you have to present the fact faithfully. अगर आप faithful representation कोई भी चीज का करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। बोलो हाँ या ना। आप जो जितना है उतना बताएंगे, फेथफुल रहेंगे तो जो जितना है उतना ही बताएंगे।
नहीं पापा परवल तो 70 में लाए हैं, टमाटर 50 में लाए हैं। हेलो, और टमाटर को टमाटर ही बताएंगे। तो जो जितना है वो उसको उतना दिखाओ, जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ। इसी का हिंदी में राइटिंग था। ओके, अब लिखो बी। आप लिखना चाहेंगे ये वाला वर्ड, जो जितना है उतना दिखाओ, जो जैसा है वैसा दिखाओ? नहीं ना, लिखना चाहोगे तो लिख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जाम में लिखना द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम्स, मैं लिखा दूं अच्छा से? तो लिखो वहां पे, ए के अंदर ही लिख लो। द क्लासिफिकेशन of assets, liabilities and equity and their amounts should be correct। बस इतना ही रहने दो। बी में लिखो न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। मैं भी लिख रहा हूं बेटा। क्या लिखा? न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। अगर आप किसी के भी तरफ बायस्ड रहेंगे तो इसका मतलब आप फेथफुल नहीं है, आप ट्रांजैक्शन के टुवर्ड्स फेथफुल नहीं है। तो आपको न्यूट्रल रहना है, आपको अनबायस्ड रहना है। आप गवर्नमेंट के टुवर्ड्स बायस्ड रहेंगे, आप इनकम ज्यादा दिखाएंगे, टैक्स ज्यादा दिखाएंगे। आप सप्लायर के टुवर्ड्स बायस्ड रहेंगे तो क्रेडिटर्स को माल सस्ता में बेचने का दिखाएंगे। तो आपको किसी के भी टुवर्ड्स बायस्ड रहने का नहीं है। आप फेथफुली प्रेजेंट कीजिए ना डेटा को, हो गया काम। सी बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीटनेस। क्या लिखा? कंप्लीटनेस। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन गलत होने का चांस है कि नहीं है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आप कुछ भी दीजिए, कंप्लीट दीजिए, पूरा पूरा बात उसके अंदर बताइए। अधूरा इंफॉर्मेशन बहुत बार गलत होता है। अभी मैं एक लाइन बोलता हूं, क्या नाम बेटा तेरा? हाँ, अशाफ, ASHAF। ओके, अशाफ भाई, थोड़ा बुरा बात बोलूंगा तेरे बारे में। हाँ, अशाफ, मैंने अशाफ को 2 थप्पड़ मारे। ऐसा साबित हुआ ना कि मैं विलेन हूं, गंदा आदमी हूं? बोलिए, हुआ ना साबित? क्योंकि उसने मुझे गाली दी। अभी हम लगा ना जस्टिस देने वाला आदमी है। जल्दी बोलिए, पहला लाइन जब लिखे तो क्या फील आया? अशाफ निरीह आदमी है, सुदर्शन अग्रवाल विलेन है। बच्चा देख के 2 थप्पड़ मार दिया। बोलिए हाँ, क्योंकि उसने मुझे गाली दी। सर ठीक किए, जो गाली दिया उसको मार पड़ना ही चाहिए था। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डेंजरस हो जाता नहीं? इसीलिए बोलते फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट होना जरूरी है। डी में लिखिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या लिखा बेटा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कोई भी ट्रांजैक्शन, बी केयरफुल, पूरा हम लोगों का कम से कम भी 5 ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा जिसमें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इज्जत दिया गया है। बड़ा पैराग्राफ है, सॉलिड वाला। सर ये क्या बोलना क्या चाहता है? ये सब तो इजी है समझना। देखिए ये बोलना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर
पूरा सुनिएगा, 15 मिनट मेरे को लगेगा, नोट्स वगैरह सब लिखा करके टाइम दीजिएगा। इसके ऊपर कई बार और बातचीत होगा, बट ये बेसिक आइडिया है। स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक डिस्कशन होएगा, ये जनरलाइज्ड है। ओके, सुनिए, कोई भी ट्रांजैक्शन का लीगल फॉर्म कुछ बोलता है। अगर उसका सब्सटेंस, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस अगर कुछ और बोलता है, देन सब्सटेंस के हिसाब से अकाउंटिंग होना चाहिए, फॉर्म के हिसाब से नहीं। जितना बोले उतना समझ में आया कि नहीं, खाली इतना बोलो, बाकी हमको बहुत देर बोलना है। सब्सटेंस क्या है, फॉर्म क्या है, वो हम नहीं बताए। हम खाली इतना बोले कि किसको किसके ऊपर प्रेसिडेंस मिलेगा। सब्सटेंस विल रूल ओवर फॉर्म, ये तो क्लियर पता चला ना। बस अभी हम इतना ही बोले और कुछ नहीं बोले, बाकी अभी हमको बोलना है। मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी ट्रांजैक्शन का फॉर्म कुछ बोलता है और उसी ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस कुछ और बोलता है, तो ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग सब्सटेंस के हिसाब से होना चाहिए, फॉर्म के हिसाब से नहीं। फॉर्म को इग्नोर किया जाना चाहिए, सब्सटेंस को सुपीरियोरिटी मिलना चाहिए। जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, P&L सब कुछ सब्सटेंस के हिसाब से होना चाहिए। खाली इतना लाइन क्लियर है क्या, ये बताओ। बाकी सब्सटेंस किसको बोलते हैं, फॉर्म किसको बोलते हैं, मेरा जिम्मेदारी है बेटा, तुम छोटा बच्चा है। डन। अब सुनिए, पहला एग्जांपल मैं अपने लिए लेता हूं, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। दूसरा तुम्हारे ऊपर, नहीं लड़कियों पे लेना, ठीक नहीं। तेरा नाम क्या बेटा? थोड़ा उल्टा पलटा बोलेंगे, ठीक है ना? गुड। कौशल कुमार अग्रवाल आया क्लास। हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब बता रहा हूं। आप फाइनली बोलिएगा कि सर ये सब्सटेंस है, ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है थॉट, सब्सटेंस का मतलब होता है फैक्ट। तुम कैसा सोचते हो और सच क्या है। अगर प्लेन हिंदी में बोलेंगे तो सोच और सच। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सोच इज द फॉर्म, सच इज द सब्सटेंस। अगर तुम जो सोच रहे हो वही सच है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सच का साथ दो, सोच का साथ दो, एक ही बराबर बात है। अगर तुम जो सोचते हो वही सच है तो फिर तुम किसी का भी साथ दो ना, वो सच ही तो होगा। बोली हाँ या ना? तुमने सोचा सुदर्शन अग्रवाल पैसा वाला है, सच में भी वो पैसा वाला है, तो तुम चाहे सोच का साथ दो या सच का साथ दो, तुम तो यही लिखेगा ना कॉपी में, सुदर्शन अग्रवाल पैसा वाला है। हेलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फॉर्म और सब्सटेंस दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा ना बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू फॉलो सब्सटेंस, यू फॉलो फॉर्म, द आंसर विल बी सेम। प्लीज हाँ बोलो यार, सिंपल बोला। प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, when substance says X, form says Y. We will follow X. हम लोग Y फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको सुंदर सा पहला एग्जांपल देता हूं। कौशल अग्रवाल, बैठ जा बेटा। कौशल अग्रवाल आया क्लास में। हाँ, हमको देख के लगा बेवकूफ है, थोबड़ा से चेहरा से देखे हम बोला रही साला पक्का बेवकूफ है। तो हम उसको ऐसे पूछ लिए, क्लास 10 कितना बार? बारह में तो जिंदगी लग गई होगी, क्लास 12 में मार्कशीट निकाल के दिखा दिया तुरंत। सीए फाउंडेशन रैंक होल्डर, क्लास 10 टॉपर स्कूल, क्लास 12 टॉपर, वेस्ट बंगाल टॉपर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कौशल अग्रवाल इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ है? आप समझ में आया बात को? चेहरे से दिखता है तो क्या हो गया? हेलो, चेहरे से, सॉरी यहाँ एंटरटेनमेंट भी दे दिए तुम लोगों को, चेहरे से बेवकूफ दिखता है तो क्या हो गया? पर है साला सच्ची में
इंटेलिजेंट। क्या नाम? तुशाल। ओके, फिर खराब बात बोल रहे हैं। तुशाल क्लास में आया, चश्मा लगाया हुआ है, वो बंदा चश्मा पहना हुआ है, तुशाल चश्मा पहना हुआ है। मैंने उसको बोला चश्मा पहना है बेटा? बोला हाँ सर। आंखें खराब है? बोला नहीं सर, रेबैन का सन ग्लास है। रेबैन कंपनी है, उसका सन ग्लास पहने हैं सर। क्लोजिंग रिमार्क्स, हर बंदा जो चश्मा पहनता है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी आंख खराब हो। जब कंफर्म कर रहा है ये सन ग्लास है, तो फिर वो सन ग्लास है ना जी। ट्रू क्या है, उसकी आंखें खराब है कि नहीं है? नहीं है। मेरे से पूछो सुदर्शन भैया, सुदर्शन सर आपकी आंखें खराब है? हाँ है, माइनस प्लस दोनों, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। क्या प्रूफ हुआ? सोचे भी थे कि आंख खराब है और सच्ची में भी आंख खराब है। सब्सटेंस एंड फॉर्म आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो आप आराम से बोलो सुदर्शन अग्रवाल की आंख खराब है, आराम से बोलो सुदर्शन अग्रवाल पैसा वाला है। बिकॉज वहां सोच और सच दे गो हैंड इन हैंड, दे आर गिविंग द सेम रिजल्ट। बट कुशल अग्रवाल चेहरा बोलता है बेवकूफ है, मार्कशीट बोलता है इंटेलिजेंट है। तुशाल चेहरे पे चश्मा है पर रेबैन का सनग्लास है, आंख खराब नहीं है। तो ऐसा अकाउंटिंग में भी तो हो सकता है ना, देखने से सेल लगे, सच में साला सेल ही नहीं है, कुछ और ही है। और जो बंदा उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ही तो नोज ना ये क्या चीज का ट्रांजैक्शन है। यार तुमको तो हमेशा ही मालूम है ना तुमने क्या गलती करी है। तुमने किसी को थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दिया, बाद में तुम बाहर आकर के झूठ बोल कर महेश तोड़ा, सुरेश तोड़ा, तुम कुछ भी बोल सकते हो, बट यू तो अंदर से नो ना कि व्हाट यू हैव कमिटेड। तो यहां पे जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, हम लोग को उसी को बोल रहे हैं कि बॉस तुमको मालूम है, सच में तो तुमको मालूम है कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो अगर तुमको मालूम है तो प्लीज गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सब्सटेंस। जो सच है वो बताओ ना यार, जो दिखता है वो बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? कॉपी में लिखो। कितना नंबर पैरा चल रहा है? हाँ 13 में ही रखिएगा, डोंट मेक इट 14। 13 विल बी आवर लास्ट डिस्कशन आज के लिए। इसके बाद ना कल की क्लास से एक एक दिन में 10-10, 15-15 पैरा होंगे। अब छोटे छोटे डिस्कशन पेंडिंग है, नहीं समझे? बड़े डिस्कशंस 3 दिन में हम लोग 13 पैरा ही कर पाए, एक दिन में 5 भी नहीं हुआ। अगले 2 दिन में हम लोग 15 पैरा एक साथ कर लेंगे। ओके, कॉपी में लिखो। मिस्टर ए, हाँ सीधा, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स इन कैश टू मिस्टर बी, at rupees 1 lakh on 1/4/23। हाँ डेट बताया आपको, 1/4/23 इज द डेट। ट्रांजैक्शन एक बार पूरा पढ़िए, 1 मिनट ना, एक बच्चा पढ़ो, आप पढ़िए। ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस है ना, पूरा समझ में आने लायक है ना, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है ना, गुड, फुल स्टॉप। ही यहां पे ए है। ही entered into an agreement with B to sell it back to
A. To A. Mr. A, huh? To Mr. A on 39 माने 30/9/2023 30th of September 2023 at 1,07,000 in cash. At 1,07,000 in cash. Full stop. This was a sale and repurchase transaction. This was a sale and repurchase transaction. पढ़िए ठीक से, ट्रांजैक्शन पढ़िए एक बार ठीक से। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1,00,000 रुपए में कुछ माल बेचा ना 1,423 को। क्या बोला साथ में? बोला वापस तेरे को 6 महीना बाद मेरे को बेच देना है और हम तुमको 1,07,000 रुपया वापस दे देंगे। नाउ आपसे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मली वो जैसा दिख रहा है ट्रांजैक्शन, जैसा ट्रांजैक्शन को आप देख पा रहे हो, 1,4 ये लिखना मत, 1,423 को कैश टू सेल्स बुक्स ऑफ ए, 1,423 को कैश टू सेल्स बनता है कि नहीं बनता है? बोलो ना, दिखता जैसा है वो बनता है ना। 1,00,000 3923 को जल्दी बोलिए, परचेजेस टू कैश बनता है कि नहीं बनता है? 1,07,000। ये नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन जैसा व्यू हो रहा है, जैसा दिख रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है। यस और नो? अब मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब। ये पेन आपका है? आप सभी से पूछ रहा हूं, जो भी अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ये पेन आपका है? आप खरीद के लाए? आप चाहें तो इस पेन को ऐसे फेंक सकते हैं, वो रोकेगा नहीं जिससे आप खरीदे थे। क्यों नहीं रोकेगा? रुके ना, बच्ची बोले बहुत बढ़िया बोल रही है, हमको परेशान करना है इसको। क्योंकि सर हम उसको पैसा दे के लाए हैं और ओनरशिप चेंज हो गया है, पेन मेरा है, मेरा मन करे हम जो करें। हमको ऐसे घुमाने का मन है, ऐसे ऐसे करके हम घुमा नहीं पा रहे हैं और ऐसे बहुत सारा बच्चा लोग क्लास में ऐसे घुमाता रहता है। हमको जो करने का मन है हम उसके साथ करेंगे। बोलो हाँ या ना। देखो तो बी के पास ये राइट है क्या? बी के पास ये राइट है, वो सामान, वो चावल है, मान लो चावल है, दिस इज चावल, 1,00,000 रुपए का चावल खरीदा। बी के पास उस चावल का खीर बना के खाने का राइट है, बेचने का राइट है। मान लीजिए कपड़ा है, पहनने का राइट है। अगर ये क्लोथ है, बी के पास पहनने का राइट है। तो ये कैसा ओनरशिप है भैया? ये कैसा सेल है जहां पे बायर के पास कोई अधिकार ही नहीं है? बायर को तो सामान संभाल के रखना पड़ेगा बेचारे को, 6 महीना बाद सामान वापस देना है। बोलो हाँ या ना। ऐसा बायर किस काम का, जो खरीद के भी लाए, ऐसे संभाल के भी रखे कि 6 महीना बाद रिटर्न देना है। इसका मतलब सेल तो सेल नहीं है ना। सेल होने के बाद तो ये अपने मन से, देखो ना, अभी पेन को कवर में रखी फिर ऐसे खोल के रख दी। इसका जो मन आ रहा पेन के साथ ये कर रही है कि नहीं कर रही है बताइए? इसको बोलते हैं ना जी ओनरशिप, इसको परचेज सेल बोलते हैं ना। बी के साथ जो हुआ वो धोखा है कि नहीं बताओ? पर बी खुद कमिट कर रहा है उस बात को, बी रेडी है, बी बोल रहा हम वापस देंगे। अब तुम सोचो कि अगर ये सच है कि माल सेल हुआ ही नहीं, तुम बोला ना सेल नहीं है सर, माने बायर को कभी ओनरशिप मिला ही नहीं। ओनरशिप शुड बी ट्रू, एकदम ओनरशिप माने ओनरशिप होना चाहिए। हम उसको यूज करें, कंज्यूम करें, फेंके, खाएं, कुछ भी करें, मेरा राइट है। इस केस में बी के पास ये सारा राइट नहीं है, तो सेल नहीं है। तो सर फिर ये क्या चीज का ट्रांजैक्शन है? ये लोन है, लोन,
रुकिए ना, ये लोन है, बोल रहा हूं मोर्टगेज, बस मोर्टगेज वर्ड आने वाला, ये लोन है। सर कौन किसको लोन दिया? बी दिया ए को, बी दिया ए को 1 लाख रुपया का लोन। आप लोग बी है मान लीजिए, हम ए हैं, आप लोग हमको 1 लाख रुपया का लोन दिए, हम 6 महीना बाद आपको रिटर्न करेंगे 1,07,000 रुपीज। वो 7,000 रुपीज इंटरेस्ट है। सेल एंड रीपरचेज तो कपड़ा पहना दिया गया है, नहीं समझे? ट्रांजैक्शन लोन का था। दोनों जन आपस में बैठ के बोला ऐसा कर देते, देख बुक्स में तेरा प्रॉफिट आ जाएगा, मेरा लॉस, थोड़ा सेल परचेज भी बुक हो जाएगा। सेल परचेज कोई भी कारण हो सकता है, विंडो ड्रेसिंग का कोई भी कारण हो सकता है, हम उस कारण में नहीं जाना चाहते। व्हाट आई एम सेइंग इज, एक लोन के ट्रांजैक्शन को एक सेल का ट्रांजैक्शन दिखाना रॉन्ग है कि नहीं है? और ये ट्रांजैक्शन में सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? और ट्रूली जो सामान हम आपको दिए हैं वो सामान मोर्टगेज है कि नहीं बताओ? इसीलिए वो सिक्योरिटी की तरह आप होल्ड करके रखे हो ना। और जब हम आपको लोन का पैसा चुका देंगे, आप हमको सामान लौटा दीजिएगा, तो गुड्स का सेल का एंट्री करना रॉन्ग होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि जैसे ही आप सेल का रिकॉर्ड एंट्री मार दोगे तो स्टॉक आपके घर से आउट हो जाएगा, जबकि स्टॉक तो आपका है, उसके घर में है, तो क्या हुआ? जल्दी बोलो। स्टॉक तो हमारा है ना जी, ए का स्टॉक है ना, तो ए को स्टॉक लिखना है, ए को सेल नहीं लिखना, नहीं समझे? और पूरे ट्रांजैक्शन को लोन रिकॉर्डिंग करना है। अब आपको भी ये ट्रांजैक्शन लोन लगने लगा कि नहीं लगने लगा? जब ये प्रूफ हुआ कि यार यहां तो सेल परचेज तो हुआ ही नहीं है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। पढ़ते थे ना कि ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है टू रिकॉर्ड सेल एंड परचेज, यहां तो हुआ नहीं, तो फिर ये एंट्री कैसे होगा? ये तो रॉन्ग एंट्री है। तो फिर राइट एंट्री क्या है? बोलो राइट एंट्री। लिखना नहीं, बाद में लिखना है। कैश में है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कैश मिला है। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी। भाई टू बी, जिसने टू बी बोला एकदम घबराना मत, आप राइट बोले हैं, हम थोड़ा 2 वर्ड और जोड़ दिए तो अच्छा लगता है। बोली, लिख दिए। अगला एंट्री, गुड, लोन फ्रॉम बी अकाउंट डेबिट 1 लाख, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश 1,07,000। इस बीच बैलेंस शीट का डेट भी तो आ सकता है। अरे अपने एग्जाम्पल में ना 1/4 और 30th ऑफ जून एक ही साल में था, बीच में ईयर एंड नहीं आ सकता है क्या? तो ईयर एंड में असेट लायबिलिटी रॉन्ग नहीं हो जाएगा अगर आप राम को श्याम और महेश को दिनेश लिखोगे? तो लोन को अगर सेल लिखोगे तो सब कुछ गलत नहीं हो जाएगा क्या? और जिसने ये ट्रांजैक्शन किया उसको तो मालूम ही है यार ये लोन है, हम जो माल दिए वो तो वापस आ जाएगा 6 महीना के बाद। इस चीज को कवर करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एट n नंबर ऑफ प्लेसेस ये बात लिखा कि सेल एंड रीपरचेज ट्रांजैक्शंस आर नो रेवेन्यू। क्या लिखा? सेल एंड रीपरचेज ट्रांजैक्शंस आर नो रेवेन्यू, इनकम नहीं है, सेल नहीं है। सेल एंड रीपरचेज जैसे ही वर्ड चिपक गया दोनों, सेल नहीं है। तो बोला पैसा ले लिए हैं, पैसा ले लिए तो लायबिलिटी लिखो। हेलो, पैसा ले लिए तो लायबिलिटी लिखो। देखो हमने लायबिलिटी लिखा कि नहीं, जल्दी देखो। लोन फ्रॉम बी, फिर देखो क्या इंटरेस्ट है, क्या प्रिंसिपल है, उसके बाद अकाउंटिंग कर लो अकॉर्डिंगली। अभी ओके, नीचे लिखो सॉल्यूशन।
A sale and repurchase transaction is a finance transaction. रेवेन्यू फ्रॉम सेल, फुल स्टॉप करके लिखना बेटा, हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, क्या लिखा? कैनॉट बी रिकॉर्डेड, कैनॉट बी रिकॉर्डेड. द ओनरशिप, फुल स्टॉप, द ओनरशिप was not transferred. The ownership was not transferred to B at all. Pakka? B was just keeping those goods एज सिक्योरिटी. आप लोग अपना वर्ड लिख दो, ऑब्लिक मोर्टगेज. एकदम क्लियर हो गया. देयरफॉर द एंट्रीज शुड बी. अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं, आप कॉपी करो. 1423 कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी. अमाउंट बताइए. हाँ बेटा, इन्वेंट्री लिखिए. वो इन्वेंट्री आपका है, उसके पास पड़ा हुआ खाली. आप इन्वेंट्री वैल्यू कीजिए, आपका सेल नहीं हुआ है. वो इन्वेंट्री सामने वाले के पास पड़ा है तो क्या हुआ, आप अपना AS2 फॉलो कीजिए. अगर आपको AS2 नहीं आता, हम पढ़ाएंगे AS2. आप लोगों को आता है, आप तो बोले कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, वो सब काम कीजिए आप अपना. इसको सेल मत समझिए, मोर्टगेज में सामान दिए हैं. आप अपना इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीजिए. अगर उसका ईयर एंड में कॉस्ट 1 लाख है, NRV अगर 95,000 हो गया है तो 95 पे लिखिएगा. 1 लाख है NRV, अगर 1,60,000 हो गया तो 1 लाख पे लिखिएगा. कहने का मतलब है इससे उसको मतलब नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री को AS2 के हिसाब से ही मेजर कीजिएगा. सेल हुआ ही नहीं है तो सोचिए मत सेल के बारे में. सेल नहीं हुआ तो फिर इन्वेंट्री हमारा हुआ, तो इन्वेंट्री हमारा हुआ तो हम रिकॉर्ड करेंगे. पर सर इन्वेंट्री उसके पास है, हाँ तो हो ही सकता ना, मोर्टगेज में तो ऐसे ही होता है. हमारी इन्वेंट्री उसके पास हो ही सकती है, बट दैट डजंट मीन कि उसके बाप की हो गई. कंसाइनमेंट में क्या करते हो बोलो? कंसाइनमेंट में जब कंसाइनी को हम लोग माल दे देते हैं, नहीं वो इन्वेंट्री मेरा है कि उसके बाप का है? मेरा है ना. तो हम लोग करते हैं ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन. मान लीजिए वो 1 रुपए का भी माल नहीं बेच पाया, तो हम लोग तो अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो करते हैं ना उस स्टॉक का. करिए वैसे ही, दिक्कत क्या, उसके पास पड़ा है मेरा माल, सो व्हाट. सुनिए ना, आप लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म को पकड़ेंगे, ऐसे छुपा के हम देते हैं कुछ.
ठीक है, हम छुपा, प्लीज मत बोलेगा सर ये सेम नहीं था। सेम मतलब फिर पकड़ना क्या हुआ? सेम नहीं देंगे, कुछ भी और बोलेंगे। आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म को पकड़िए। यू पीपल, तुम लोगों ने मेरे से एक मशीन लिया, तुम लोगों ने मेरे से एक मशीन लिया, तुमको मशीन यूज करना अलाउड है, तुम बेच नहीं सकते। तुमने मशीन मेरे से जब लिया 1 लाख रुपए में खरीदा, यू बॉट द मशीन एट 1 लाख रुपीज, तुम हमको 1 लाख रुपए कैश दिया। 6 मंथ के बाद हम तुमसे मशीन वापस खरीद लेगा। हाँ हाँ दिखाएंगे बेटा। 6 मंथ के बाद 30 डेट सेम रखा है जानबूझ के। हेलो, डेट हमने सेम रखा है, डेट पे झमेला मत करना। 30/9 को तुमसे हम मशीन वापस ले लेंगे, हम तुमको 40,000 रुपीज वापस देगा। तुम तैयार है? बिकॉज तुम तैयार होगा तभी तो एग्रीमेंट साइन होगा, तभी तो मैंने, इसमें करप्शन नहीं है। So I sold a machine to you at 1 lakh. I made an agreement that I will purchase it after 6 months at rupees 40,000. In those 6 months, you can't sell that machine, but you can use it in your business. रेंट है ना, लीज है ना? बोलिए, रेंट है ना, लीज है ना, सेल तो नहीं है ना। सेल एंड रीपरचेज में सेल होता ही नहीं है। सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल ट्रांजैक्शन बोले है ना। अच्छा, आपको तो फिनांस ट्रांजैक्शन लिख दिया ना डायरेक्टली। वो इस एग्जांपल के लिए लिखा है। बस आप ये बोलना सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल। अब अगर ये सेल नहीं है तो ढूंढो फिर क्या है? तो फिर रेंट है, लीज है। आप 6 महीना का भाड़ा दियो हमको, जल्दी बोलो। 60,000 रुपीज 6 महीना का भाड़ा है कि नहीं बताओ। उसको हम लोग ऐसा कपड़ा पहना दिए, सेल हो गया, परचेज हो गया, मार क्या क्या हो गया। सच में ये रेंट है कि नहीं है, लीज है कि नहीं है? ऊंचा दाम में ले आदमी, लोन है। तुम 1 लाख रुपया हमको दिया, हम लौटाया 1,07,000। तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिला, नहीं समझे? वो इंटरेस्ट है तो फिनांस है। कम दाम में बेचा, माने हम बेचा 1 लाख में और खरीदा कम दाम में, तो वो लीज है। ढूंढो जाके क्वेश्चन पेपर में। सर मैनेजमेंट तो जानता ही होगा, उसको थोड़ी ढूंढना है। तो तुम तो कंपनी नहीं है, तुम तो स्टूडेंट है, एग्जाम देगा, नहीं समझे क्या? तो तुम ढूंढो क्वेश्चन पेपर में। सर हम जानते हैं हम लोगों को आंसर कहां से मिला। बच्चे बोल रहे हैं मेरे को, सर हम लोग को आंसर मिला, यूज कर सकते हैं वहां से। हेलो, हम लोग को आंसर मिला, यूज कर सकते हैं वहां से। और फिर सर पता चला कि कम पैसा भी तो हो सकता, हम यूज कर रहे हैं। तुम लोग यूज कर रहे हो, तुम लोग हमको 1 लाख दिया था, हम तुमको 40,000 रुपीज लौटाया। तो तुमको समझ में आया ना कि यूज करने का रेंट है वो। सर जो 60,000 रुपया काट लिए हमारा, वो रेंट है। और ऊपर वाले केस में तुमको ना यूज करने दिए जाना, माल संभाल के रखने बोले माल को, वो क्लियर लोन है। वहां पे हम तुमको रुपया भी ज्यादा दिया, तुम 1 लाख हमको दिया था, हम तुमको लौटाया था 1,07,000। तो सर फिर तो हर ऐसे तो पूरा वो क्या बोलते, चश्मा ऐसे उठा के देखना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन को। वही है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि देखने में जो ट्रांजैक्शन एक्स लगता है, अगर सच में वो वाई है तो उसको वाई बोलिए, रेंट की तरह लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? सर ये अगर इंटर है तो डिफिकल्ट है, बोलिए। हाँ नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा, बट जस्ट गेट रेडी कि हाँ इस तरह का चीज भी पढ़ना पड़ेगा।
एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। सुने तो समझ में नहीं आया अच्छे से, अच्छा भी फील हुआ होगा कि साला देखो, हम लोग रहते तो एंट्री मार के आ चुके थे सेल वाला। तो अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा केयरफुली एनालाइज करिए और सुनिए बात को कि सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल। हेलो, सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल। देन व्हाट इट इज, वो ट्रांजैक्शन बताएगा। यूज करने का राइट दिए और कम पैसा दिए तो रेंट है, यूज करने का राइट नहीं दिए और ज्यादा पैसा दिए तो लोन है। वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा वो क्या है। ओके, कल मिलते हैं। अच्छा, रोज ना 7 बजे के बाद में हम छोड़ रहे हैं, हम 7 बजे तक छोड़ देंगे। अभी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अदर लीव एट 7 ना।